हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का इस आंसर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में हम लोग क्लीवेज, स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग बात करेंगे प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा बोले तो अपरा। तो प्लेसेंटा कहते किसे हैं? विकासशील एम्ब्रियो में पोषण तथा अन्य फिजियोलॉजिकल आवश्यकताओं, फिजियोलॉजिकल मतलब जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का शरीर, उनको जो भी आवश्यकता हो उनकी पूर्ति के लिए। तो विकासशील एम्ब्रियो को पोषण तथा अन्य फिजियोलॉजिकल आवश्यकताओं के लिए मैटरनल ऊतक पर निर्भर रहना पड़ता है। मैटरनल बोले तो मातृ ऊतक, माता के ऊतक पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इन आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए एक विशेष प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। तो एक बार और, विकासशील एम्ब्रियो को पोषण तथा अन्य फिजियोलॉजिकल आवश्यकताओं के लिए मैटरनल टिश्यू, मातृ ऊतक पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक विशेष प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। अगला केस क्या? जो प्लेसेंटा होते हैं वो आंशिक रूप से मैटरनल टिश्यू तथा आंशिक रूप से एम्ब्रियोनल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। प्लेसेंटा आंशिक रूप से मैटरनल टिश्यू तथा आंशिक रूप से एम्ब्रियोनल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। अगला पॉइंट क्या? बहुत इंपॉर्टेंट। प्लेसेंटा एक अस्थायी संरचना होता है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर। अस्थायी संरचना का अर्थ क्या? जैसे पार्चुरेशन जब होता है ना, तो प्लेसेंटा खत्म हो जाता है। जब अगला प्रेगनेंसी फिर आएगा ना, फिर प्लेसेंटा का निर्माण होता है। इसलिए अस्थायी, स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है कि हमेशा रहबे ही करे। तो प्लेसेंटा एक अस्थायी संरचना होता है जो अस्थायी एंडोक्राइन ग्लैंड के भांति कार्य करता है। अस्थायी एंडोक्राइन ग्लैंड के भांति कार्य करता है और कुछ हार्मोन का स्राव करता है। तो उस हार्मोन में क्या? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, HCG ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन पड़े हुए हैं। उसके बाद HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HCS ह्यूमन कोरियानिक सोमैटोमेमोट्रोपिन और एक ठो और क्या? रिलैक्सिन। तो पूरा नाम लिख लीजिएगा तीनों का। तो पहली बात करते हैं हम लोग एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, ये गर्भावस्था के अंत तक यूटेरस के एंडोमेट्रियम को मेंटेन किए रहते हैं, जिससे प्रेगनेंसी बनी रहती है ना। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कि ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो केवल गर्भावस्था के दौरान ही स्रावित होते हैं? तो गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी अवस्था के दौरान ही स्रावित होने वाले जो हार्मोन है वो HCG, HPL और रिलैक्सिन, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त प्रोलैक्टिन भी स्रावित होता है, ऑक्सीटोसिन भी स्रावित होता है। लेकिन वो जो हार्मोन है वो स्टेबल हार्मोन, उनको हम लोग स्टेबल बोल सकते हैं ना। ये हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी खत्म, ये हार्मोन खत्म ना। तो ये पहला केस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये यूटेरस के एंडोमेट्रियम को मेंटेन किए रहते हैं प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम तक। दूसरा HCG का यूज कहां होता है? प्रेगनेंसी टेस्ट में, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को, हम लोग शब्द पढ़े थे कि कार्पस ल्यूटियम गर्भावस्था के अंत में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है। तो HCG हार्मोन जो होता है, इसका यूज प्रेगनेंसी टेस्ट में किया जाता है। यह हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन के स्रावण के लिए प्रेरित करता है। एक पॉइंट आप लोग यहां पे और लिखिएगा, जो HCG हार्मोन होता है, प्लेसेंटा के निर्माण के पहले जो ये हार्मोन होता है वो LH की तरह कार्य करता है। LH बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। जो HCG हार्मोन है वो प्लेसेंटा के निर्माण से पहले LH की तरह कार्य करता है, बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह। अगला क्या? HCS ह्यूमन कोरियानिक सोमैटोमेमोट्रोपिन या ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। यह हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान मेमरी ग्लैंड को प्रेरित करता है, स्तन ग्रंथियों को प्रेरित करता है तथा साथ ही मिल्क प्रोडक्शन, दूध के उत्पादन को भी प्रेरित करते हैं, ये HPL और HCS। तो अगला है रिलैक्सिन हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन ना। यह हार्मोन प्लेसेंटा के अतिरिक्त ओवरी से भी स्रावित होते हैं। इनका जो मेजर कार्य है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को लचीलापन प्रदान करते हैं। प्रेगनेंसी के लास्ट में जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है ना, वो एक ठो जॉइंट होता है, जो पेल्विक बोन होते हैं ना वो जुड़े रहते हैं, तो उनको क्या करता है? फैलाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस।
तो रिलैक्सिन हार्मोन गर्भावस्था प्रसव के दौरान प्यूबिक सिम्फाइसिस को लचीलापन प्रदान करता है। लचीलापन मतलब बोले तो वो जॉइंट टूटता है तब जाके बच्चे पैदा होते हैं आसानी से ना, जब फैलाव उनका बढ़ता है तो ये रिलैक्सिन हार्मोन। अगला हम लोग देखेंगे पार्चुरेशन, बोले तो प्रसव। तो फीटस का बर्थ कैनाल से बाहर निकलना पार्चुरेशन कहलाता है। फीटस एम्ब्रियो को 2 महीने बाद फीटस कहा जाता है, याद रखिएगा। और बर्थ कैनाल, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों संयुक्त रूप से मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बर्थ कैनाल का। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो फीटस का बर्थ कैनाल से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? पार्चुरेशन। मनुष्यों में जो एवरेज प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो 9 महीने का होता है, जिसे गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। मनुष्यों में एवरेज प्रेगनेंसी पीरियड 9 महीने का होता है, जिसे गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। प्रेगनेंसी के अंत में पार्चुरेशन की क्रिया को एक जटिल न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म प्रेरित करता है। अब ये जटिल न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म क्या है? जितना भी हम लोग हार्मोन पढ़ रहे हैं ना, इसमें सब इंडोक्राइन हार्मोन है जितने भी हैं। तो याद रखिएगा, इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे तो वहां बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सबके बारे में। और वैसे भी जो FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये सब पढ़े हुए हैं ना, ये मैक्सिमम केस इसके यहीं पे पढ़ लिए, वहां पे तो कुछ नहीं। वहां भी जो पढ़ेंगे FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जितना केस यहाँ पे पढ़े हैं उससे कम ही पढ़ेंगे, लेकिन वहां पे आपको ये क्लियर हो जाएगा क्यों हम यहाँ पे इस शब्द का यूज कर रहे हैं ना। तो प्रेगनेंसी के अंत में पार्चुरेशन की क्रिया को एक जटिल न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म प्रेरित करता है। और प्रेगनेंसी के अंत में फुली डेवलप्ड फीटस, पूर्ण विकसित फीटस तथा प्लेसेंटा यूटेरस में हल्का संकुचन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, याद रखिएगा। प्रेगनेंसी के अंत में फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा यूटेरस में हल्का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। अब ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्रावण के लिए प्रेरित करता है। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या? तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग से स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 केस देखेंगे, एक एडिनोहाइपोफाइसिस भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन और एक न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग से 2 ही हार्मोन स्रावित होते हैं, एक ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो जब इंडोक्राइन पढ़ेंगे वहां पे फिर देखेंगे ना हम लोग। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्रावण के लिए प्रेरित करता है, और यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूटेरस के मायोमीट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूटेरस के मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है। अब होता क्या है, प्रेगनेंसी के अंत में अंत तक ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सांद्रता बढ़ती जाती है, जिससे यूटेरस के मायोमेट्रियम में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना वो भी बढ़ता जाता है, और फीटस बर्थ कैनाल से बाहर निकल जाता है, जिसे जहां पार्चुरेशन की क्रिया क्या होती है? संपन्न हो जाती है। तो एक बार और, जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है ये फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्रावण के लिए प्रेरित करता है, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूटेरस के मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। और प्रेगनेंसी के अंत में ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सांद्रता बढ़ता जाता है, जिससे यूटेरस के मायोमेट्रियम में अत्यधिक तेज दर्द होता है। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा दर्द बढ़ता जाएगा, और दर्द नहीं बढ़ेगा ना तो बच्चे पैदा नहीं होते। जो ऑपरेशन से आप लोग सुनते हैं ना वो इसी कारण सुनते होंगे, वो दर्द को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। अच्छा बताइए, हमें लगता है आज के टाइम पे जो 20+ होंगे या फिर 15+ ही होंगे, 15 साल पहले चले जाएं, बहुत रेयर था कि बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते थे। मैक्सिमम बच्चे इसे नेचुरल तरीके से पैदा हो जाते हैं। इसका मेजर रीजन जानते हैं आप? आज की जो प्रेग्नेंट महिला है ना, वो प्रेग्नेंट जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं वैसे ही डॉक्टर बोल देता है उनको, भैया कुछ काम वाम मत करना। और पहले इतने ज़्यादा फैसिलिटी थे नहीं, तो क्या बोलते हैं, काम तो कर, नल से पानी निकालना, कुएं से पानी निकालना, आज तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाते हैं ना, तो मैक्सिमम केस ऐसे ही हो जाते थे, ना। तो इसके लिए जितना तेज दर्द होता है उतना ही आसानी से बच्चा पैदा होता है ना। तो एक बार और, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है प्रेगनेंसी के अंत में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे यूटेरस के मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे अत्यधिक तेज दर्द, लेबर पेन होता है,
और बच्चा बर्थ कैनाल से बाहर आ जाता है, जहां पार्चुरेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है। अब पार्चुरेशन के बाद ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन कार्य क्या करता है, ये मेमोरी ग्लैंड के मायोएपिथेलियम में कॉन्ट्रैक्शन करता है। पार्चुरेशन के बाद ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड के मायोएपिथेलियम में कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे दूध स्तन ग्रंथि से बाहर आने लगता है, और इसीलिए इस हार्मोन को मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। पढ़ाए भी हैं हम आपको शायद एक आध जगह, और उसके बाद एंडोक्राइन में तो पढ़ेंगे मिल्क इंजेक्शन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। हाँ, उसके बाद क्या, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के अतिरिक्त रिलैक्सिन हार्मोन भी पार्चुरेशन में सहायक होता है। अब रिलैक्सिन हार्मोन अभी बताए हैं हम आपको, रिलैक्सिन हार्मोन क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस में सहायक होता है ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस क्रिया को प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन रिलैक्सिन हार्मोन। अगला पॉइंट क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन हार्मोन तो स्रावित होते ही हैं ये प्रेगनेंसी के दौरान। इनके अतिरिक्त एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, कार्टिसोल हार्मोन की सांद्रता भी अत्यधिक बढ़ जाता है प्रेगनेंसी टाइम पे। अब है क्या, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये क्या प्रेगनेंसी को मेंटेन किए रहते हैं। अब यहां पे जो प्रोलैक्टिन हार्मोन आप देख रहे हैं, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस भाग से स्रावित होता है, और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क फॉर्मेशन तथा मिल्क सिक्रेशन में सहायक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। उसके बाद ये थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है, इसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं, T4 और T3 अभी जब इंडोक्राइन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे हम आपको। थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है ना, तो जो बच्चे पैदा होते हैं, अगर प्रेग्नेंट महिला में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हुई तो जो बच्चा पैदा होएगा ना वो क्रिटिन होएगा। क्रिटिन मतलब अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कमी के कारण बच्चे में बौनापन पाया जाता है तो उसको क्रिटिन बोला जाता है। और उस बच्चे का जो IQ लेवल रहेगा ना बहुत कम, बोले तो मोटी बुद्धि का, मोटी बुद्धि कम बुद्धि, मंद बुद्धि के प्राणी, नाम सुने होंगे ना आप लोग। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी अगर प्रेग्नेंट महिला में कम हुआ तो जो बच्चा होएगा वो बौनापन पाया जाएगा उसमें, उसको क्रिटिन बोलेंगे, और उस बच्चे का जो IQ लेवल रहेगा वो बहुत कम रहेगा। कार्टिसोल, कार्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड के जोना फैसिकुलेटा भाग से स्रावित होता है कार्टिसोल, और इसे लाइफ सेवियर हार्मोन भी कहते हैं। ये सब एंडोक्राइन में आप लोग पढ़ेंगे कि सांद्रता भी अत्यधिक बढ़ जाता है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ना। और ये हार्मोन मतलब ये सारे हार्मोन फीटस के ग्रोथ, मदर में मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक उपापचयी क्रिया, ये कार्टिसोल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को तोड़ने का भी कार्य करता है, याद रखिएगा, मिल्क प्रोडक्शन, सिक्रेशन तथा प्रेगनेंसी को बनाए रखते हैं। तो ये पार्चुरेशन, प्रसव। हम लोग देखेंगे कि वो जो एम्ब्रियो होते हैं उनका विकास किस तरीके से होता है। तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ के बाद जो सबसे पहले एम्ब्रियो में बनता है वो हार्ट, जिसके हार्ट बीट को आप लोग स्टेथोस्कोप से आसानी से सुन सकते हैं। और प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ के अंत में लिम्ब बोले तो पाद, हाथ पैर और इनकी उंगलियां, डिजिट भी बोल सकते हैं चाहे फेलेंजेस भी बोल सकते हैं, का फॉर्मेशन होता है प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ। इसको ना फर्स्ट ट्रिमेस्टर भी बोलते हैं। 9 महीने का प्रेगनेंसी पीरियड होता है तो ये 3 महीना फर्स्ट ट्रिमेस्टर, 6 महीने को सेकेंड ट्रिमेस्टर और 9 महीने को थर्ड ट्रिमेस्टर ना। तो तीसरे महीने में मैक्सिमम जो मेजर ऑर्गन होते हैं, मेजर मुख्य अंग, उनका फॉर्मेशन होता है, जैसे एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, बाह्य जनन अंग, एंड लिम्ब पूर्ण विकसित हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के 5वें मंथ के दौरान
सबसे पहले इसमें मूवमेंट देखने, फीटस में सबसे पहला मूवमेंट जो देखने को मिलता है वो प्रेगनेंसी के 5वें महीने में, तथा सर पे बाल सबसे पहले सर पे बाल 5वें महीने में देखने को मिलता है ना। 5वें महीने में सर पे बाल आना शुरू होता है। 6वें महीने में, 6वें महीने को सेकेंड ट्रिमेस्टर बोलेंगे। जो फीटस होता है उसमें पूरे शरीर पर कोमल बाल आने लगते हैं, सॉफ्ट हेयर। जो आई लिड होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और आई लेसेस बोले तो बरौनियां भी उग जाते हैं, मतलब बरौनियां भी आ जाते हैं ना, आई लेसेस। तो ये स्टेजेस, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कौन कौन से महीने में किस किस अंग का निर्माण होता है। तो यहां पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म होता है। हम लोग थोड़ा सा पार्थिनोजेनेसिस की बात करते हैं, फिर उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ ना। पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। तो बिना निषेचन के एम्ब्रियो का विकास या परिवर्धन अनिषेक जनन कहलाता है। अनिषेक जनन की खोज किसने किया था? चार्ल्स बोनेट ने। तो एम्ब्रियो का विकास बिना निषेचन के होना ही क्या कहलाता है? पार्थिनोजेनेसिस। याद रखिएगा, पार्थिनोजेनेसिस दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस और एक आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। तो जो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस होते हैं वो मैक्सिमम इंसेक्ट में पाए जाते हैं, जैसे हनी बी, सिल्कवर्म, टिक्स, माइट्स, ग्रासहॉपर इत्यादि। ये सब नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस दो प्रकार के, एक हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस और एक डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। तो बहुत आसान है। हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस मतलब ऐसा अनिषेक जनन जिससे हैप्लॉइड जंतुओं का निर्माण हो। हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस ऐसा अनिषेक जनन जिससे केवल हैप्लॉइड जंतु का निर्माण हो, उसे हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अब इसमें एक केस और, अरहेंटॉकी। ऐसा पार्थिनोजेनेसिस अनिषेक जनन जिससे केवल नर जंतु का निर्माण हो, उसे अरहेंटॉकी कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल तो कीट है, ये हैं। उसमें हनी बी हम लोग देखते हैं, तो हनी बी में जैसे फीमेल है बोले तो क्वीन, तो क्वीन में क्या 32 क्रोमोसोम, क्वीन में। जो ड्रोन है 16, ये मेल और ये फीमेल। तो इसमें क्या होता है ना, मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे यहाँ पे गैमेट बनते हैं, हैप्लॉइड गैमेट। हम वर्ड पढ़े हुए हैं, जो जीव हो वो चाहे डिप्लॉइड हो चाहे हैप्लॉइड हो, परंतु जो उनके गैमेट होते हैं ना वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो इसमें माइटोसिस होएगा तो सिस्टीन, ये क्या, ये हैप्लॉइड होते हैं और ये डिप्लॉइड। तो ये यहाँ पे होएगा क्या, ये फ्यूज होंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन होएगा। तो जब फर्टिलाइजेशन होएगा तो डिप्लॉइड स्टेज प्राप्त होएगा, एक ठो क्वीन और एक ठो वर्कर। और यहाँ पे क्या, अनफर्टाइल है ये, इसी से क्या बनेंगे फिर ड्रोन। ये दोनों डिप्लॉइड बोले तो 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और इसमें 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे भी है, हनी भी जो फर्टाइल एग होंगे वो वर्कर भी और क्वीन बनेंगे, और जो अनफर्टाइल एग होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ड्रोन ना। तो ये दूसरा हम लोग देखेंगे डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। तो ऐसा अनिषेक जनन जिससे केवल द्विगुणित जंतु का निर्माण हो, उसे डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अब डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में अगर केवल फीमेल जंतु का निर्माण हो तो उसको थैलीटॉकी बोलते हैं। क्या, थैलीटॉकी। जैसे एग्जाम्पल इसका लिजार्ड और गैबेलियो फिश ना। उसके बाद दूसरा है, पहला
नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस, दूसरा आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। तो आर्टिफिशियल जो मानव द्वारा निषेचन कराया जाए, अनिषेक जनन, उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। तो बाहरी उद्दीपन देकर, जैसे अंडे के चारों ओर तापमान बढ़ा दें, या अंडे के चारों ओर पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ा दें, या अंडे में सुई चुभोकर जनन कराना ही क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। सिल्कवर्म और फ्रॉग। आप लोग व्हाइट चिकन देखते हैं, उनका जो उत्पादन हो रहा है ना, वो आर्टिफिशियल रूप से ही हो रहा है, वो आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस ही उसमें होता है। तो यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म होता है। अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब।